हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित अतुड़ी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को। देखिए, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 11th में है या फिर जो क्लास 12th में है या फिर वो स्टूडेंट्स जो +2 लेवल के कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, आप इस बात को जानते हैं कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम है जेईई या नीट, इनमें कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेस पे होते हैं। कई सारे इस तरह के सवाल आते हैं जो जिनका आंसर देने के लिए आपको मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, उसमें जो फंडामेंटल जो बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर आते हैं वो तो आपको पता है कि आप वेस्पर थ्योरी के थ्रू कर देते हैं, है ना। आप उसे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, आप उसे वेस्पर थ्योरी के थ्रू कर देते हैं। छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल आते हैं आप उसे वेस्पर थ्योरी के थ्रू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आते हैं, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल डरावने डरावने जैसे। ठीक है, अब उनके स्ट्रक्चर्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपसे बोलेगा H2SO5 बताओ, इसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पूछ लेगा, है ना। या इस तरीके से और भी भयावह भयावह कुछ स्ट्रक्चर बना देगा। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका एक तो ये है कि आपको सब स्ट्रक्चर रटे पड़े हों, सब आपने रट रखे हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी में बिल्कुल सारे स्ट्रक्चर रट लिए। एक तो ये तरीका है। और अगर आप रटने में बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, आप उसका उस तरीका सोचना चाहते हैं, या फिर आप अपने पास एक बैकअप रखना चाहते हैं कि रटते समय को बाई चांस आपको याद नहीं आए तो आप उसे कैसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आज हम यही इस पर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से हम बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स हैं, बड़े बड़े जो केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम किस तरीके से आसानी से ड्रॉ करना सीख सकते हैं और उस बेसिस पर हम कितने फास्ट से फास्ट अपने कम्पिटिटिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला, आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है किसी भी एलिमेंट की। किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट की बात की जा रही है तो निश्चित रूप से पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट की बात की जा रही है। तो ये कैसे पता लगेगा किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कैसी है, क्या है मतलब की। तो ये पता लगता है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर हमें जानकारी मिलती है कि उसका मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कितना हो सकता है ना। जैसे एल्कली मेटल है ना, जिसमें ये आते हैं आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना। इन सब की ऑक्सीडेशन आपको पता है +1 रहा करती है, +1 रहा करती है, फिक्स है ना। और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है जैसे कि मैग्नीशियम, नहीं बेरिलियम, जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, स्ट्रोंशियम, इस तरीके के। तो इनकी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट 2 हुआ करती है। ये तो बहुत आम बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, जो पी ब्लॉक है उनमें कैसे पता ?2p4, वो 2s2 2p4 हुआ करता है। इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बना करता है। ठीक है, अब हम देखें कि ऑक्सीजन की मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो सकती है। ऑक्सीजन की मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो सकती है, अगर हम ये सोचें तो आपको पता है इसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको। 6 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में।
क्या नहीं है, इसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं है, डी ऑर्बिटल्स, इसका डी ऑर्बिटल से अवेलेबल ही नहीं है, तो कोई एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है, और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि ये अन्य किसी इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के अलावा किसी और इलेक्ट्रॉनों से बॉन्ड बना सके। ठीक है, तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं कि मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कितना हो सकता है ऑक्सीजन का, तो निश्चित रूप से आप मुझे कह सकते हैं कि इसका निश्चित ऑक्सीजन स्टेट जो है +2 होने वाला है। इससे कोई जब इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इससे मात्र 2 इलेक्ट्रॉन खींचे जा सकते हैं। समझे इस बात को आप? अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं दूसरी तरफ सल्फर की, तो सल्फर में देखिए, सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो निश्चित रूप से हुआ करता है 3s2 3p4, वो हुआ करता है, क्या हुआ करता है 3s2 3p4, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर का हुआ करता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कितना हो सकता है, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट आखिरकार हो कितना सकता है, यानी अगर ये सल्फर किसी के साथ अगर ये बॉन्ड बना रहा है, सल्फर अगर किसी के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये कितने बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, कितने एलिमेंट्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स का यूज कर सकता है। तो आपको ये बात जानकारी होगी कि इसके पास, चूंकि ये 3rd पीरियड का है, इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स मौजूद है। इसके पास क्या मौजूद है? इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स मौजूद है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स के पास मौजूद है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अगर ये एक्साइट करता है तो आप ये बात समझ सकते हैं, अगर इसने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी एक आगे चल जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये भी आगे चले जाएगा। तो हमें जो कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होगा, सल्फर का जो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट है, सल्फर का जो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट है वो +6 होने वाला है। क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कोई अगर से खींचे, बॉन्डेड, जब भी किसी से बॉन्ड बनाए और उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से कोई से अपनी तरफ इसके इलेक्ट्रॉन को खींचे, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन से खींचे जा सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट +6 हुआ करता है। समझे इस बात को आप? आशा करता हूं इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि नाइट्रोजन की बात करूं, तो नाइट्रोजन आपको पता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ करता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हुआ करता है, यानी 2s2 2p3 नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ करता है। तो आप पिछले एग्जांपल से कोरिलेट करके आप बता सकते हैं इसका मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट जो होने वाला है वो +3 होने वाला है। +3 से ऊपर ऑक्सीजन स्टेट ये शो नहीं करने वाला जनरली, है ना। हालांकि कई बार ये जो लोन पेयर है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा डोनेटेड होता है। कई बार क्या होता है, ये जो लोन पेयर देता भी है तो भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलेगा, है ना, क्योंकि वो उसको डोनेट तो करेगा लेकिन साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से खींच भी लेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट जो है वो 2 ही रहने वाला है। समझे इस बात को आप? ठीक है, तो लेकिन नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एक और मौजूद है। कौन है वो, जानते हैं आप? ऑक्सीजन। समझे, ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन की एंट्री हो गई है स्ट्रक्चर में, तो ये संभावना बन जाती है कि अपना ये लोन पेयर को डोनेट कर दे। और ये क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, तो जिसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो
इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी वो ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा भी, निश्चित रूप से वो खींचेगा भी, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीजन स्टेट उस स्टेट में, इसका +5 भी उस समय आपको दिख सकता है ये संभावना आपको +5 भी इसका दिख जाए ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें किसकी, फास्फोरस की, तो ये बात आप समझ चुके हैं, मेरे बिना बोले आप ये बात समझ चुके हैं, है ना, मेरे बिना बोले आप ये बात भली भांति समझ चुके हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि 3s2 3p3 हुआ करता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 हुआ करता है, इसीलिए इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा, है ना, और इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी है, इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी है, इसीलिए इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो निश्चित रूप से उतने ही जितने इसका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, सबके सबको ये इस्तेमाल करके बॉन्ड बना सकता है। तो इसका होने वाला है 5, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन 5 होने वाला है। आशा करता हूं आप इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम निकाल रहा हूं। ठीक है, अगर आपको इसमें डाउट है, अगर आपको डाउट होता है कि मैं किस तरीके से कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव को दे रहा है तो ऑक्सीजन नंबर चेंज होगा या चेंज नहीं होगा, है ना, लोन पेयर की कंडीशन में, या और आपको अन्य भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है, हमें सिर्फ इसका एक यूज करना है ना, अपने स्ट्रक्चर बनाने के तरीके में, इसलिए हम इस पर थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं और इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम आते हैं हमारे तरीके पे, अब हम आते हैं तरीके पे। देखिए, अगर हमें कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है, कोई भी आपको फॉर्मूला दिया गया है रैंडम, और आपको उसका कहा जाए कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाइए। अगर आपसे कोई रैंडम स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए उसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप उसमें क्या चेक करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप पहले ही चेक कीजिए कि उसका जो ऑक्सीजन स्टेट मैक्सिमम है, जिसका मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट है, ठीक है, और जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। आशा करता हूं आपको जानकारी होगी ऑक्सीजन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, नहीं है तो आप समान मान के भी करेंगे तो भी आपसे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, इनको आप कंपेयर करेंगे, इनको आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो 3 कंडीशन हो सकती है। ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट किसी एलिमेंट की, और उसके ऑक्सीडेशन नंबर को अगर आप कंपेयर करना चाहें, मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट और उसके ऑक्सीडेशन नंबर को अगर आप कंपेयर करना चाहें, तो 3 संभावनाएं आपको मिल सकती हैं। क्या 3 संभावना आपको मिल सकती हैं? ठीक है, समझिए इस बात को कि क्या संभावनाएं मिल सकती हैं। अच्छा, हो सकता है कि ऑक्सीडेशन जो नंबर हो वो कम हो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट से। इस संभावना हो सकती है किसी मॉलिक्यूल में, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आपको ये पता चले कि जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रहा है ये इसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम आ रहा है। ये संभावना है निश्चित रूप से, है ना। और एक संभावना है कि हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो तो भाई जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी हो सकती है, जो इस एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, उसके बिल्कुल बराबर है, उसके जस्ट बराबर है, इक्वल है। ये भी संभावना है। अच्छा, और एक ये संभावना हो सकती है कि आपको देखिए कि जो ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकाला वो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट से ज्यादा है। ठीक है, इन तीनों कंडीशन को सबसे पहले आप ऑब्जर्व करेंगे। स्टेप नंबर 1 यही है कि आप इन तीनों कंडीशन को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, अब समझिए ध्यान से, इसको ऑब्जर्व करके आपको क्या पता लगेगा, क्या आइडिया लगाएंगे आप उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, हम यहाँ पे बेसिकली आइडिया लगाएंगे स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा। हम क्या करेंगे, आइडिया लगाएंगे कि स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो देखिए, अगर ऑक्सीजन स्टेट मैक्सिमम से कम है अगर ऑक्सीडेशन नंबर, तो उस कंडीशन में, है ना, हम ये कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होने वाला है वो कुछ इस प्रकार का होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, मॉलिक्यूल को अगर मैं ए मान लूं, कोई मॉलिक्यूल अगर ए है तो उसका जो स्ट्रक्चर होने वाला है वो इस प्रकार का होने वाला है। उसमें इस तरह के बॉन्ड पाए जाने की संभावना है, उसमें ए बॉन्ड पाए जाने की संभावना है। अगर कोई एलिमेंट ए है, अगर कोई एलिमेंट या आइटम ए है तो उसके इस फॉर्म में पाए जाने की संभावना ज्यादा है, इसमें ए बॉन्ड होने की संभावना बनती है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर के जस्ट बराबर आपको मिल रही है, तो ये बहुत ज्यादा संभावना है कि आपका जो स्ट्रक्चर होने वाला है, वो कुछ इस प्रकार का होने वाला है, ए सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ए। बहुत ज्यादा संभावना है कि वो इस प्रकार का होने वाला है, ए सिंगल बॉन्ड ए सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ए। इस तरह के स्ट्रक्चर बनने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर आपको ये प्रतीत हो रहा है, अगर आपने कैलकुलेट करके देखा कि जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है तो बहुत ज्यादा आ रहा है,
जो किसी एटम के किसी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है ना, उससे भी ज्यादा को प्राप्त हो रहा है, उससे भी ज्यादा को क्या प्राप्त हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्राप्त हो रहा है। तो उस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं निश्चित रूप से ये संभावना बनती है कि इसका जो स्ट्रक्चर मौजूद होगा वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। किस तरह का स्ट्रक्चर होगा? निश्चित रूप से वो स्ट्रक्चर इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अगर मैं इनको लिखना चाहूं तो इसको ऑक्साइड लिंकेज कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं? इसे कहा करते हैं ऑक्साइड लिंकेज, ऑक्साइड लिंकेज। और इस तरह की लिंकेज को क्या कहा करते हैं? अगर दो एटम्स इस तरह के लिंकेज के द्वारा जुड़े हों तो उसको हम कहा करते हैं क्या? परऑक्साइड लिंकेज। उसको हम परऑक्साइड लिंकेज कहा करते हैं, निश्चित रूप से उसे परऑक्साइड लिंकेज कहा करते हैं। और मैं आपको बताऊं, हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं निश्चित रूप से कि किसी भी एलिमेंट में कितने परऑक्साइड लिंकेज हैं। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं, सही में हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम प्रेडिक्ट क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ परऑक्साइड लिंकेज, नंबर ऑफ परऑक्साइड लिंकेज। हम नंबर ऑफ परऑक्साइड लिंकेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपने तरीके से। तो देखिए, आज हमने काफी ज्यादा चर्चा कर ली है ना, काफी बड़ा लेक्चर हो चुका है ना। तो इस पर हम फर्दर चर्चा अपने अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये जो मैंने आपको समझाया अभी आपको काफी कुछ आइडिया लगा होगा कि किस किस तरीके से स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, अगले लेक्चर को आप सुने उससे पहले मैं आपसे एक क्या रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अच्छे से सीख लें। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि आपको समस्या आ रही है तो आप कमेंट में मुझे कह भी सकते हैं, मैं उसके लिए फर्दर आपके लिए वीडियो बना सकता हूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम इस पर फर्दर चर्चा करेंगे हमारे अगले पार्ट में। मिलते हैं उसमें, और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।